हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इंट्रोड्यूस किया था। आज हम लोग सीखेंगे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के मेन मेन पार्ट होते हैं, जैसे सेंट्रल एटम हो गया, लिगेंड हो गया, उसको कैसे डिफाइन करना है। समझे? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, देखो, सेंट्रल एटम क्या होगा? ये जनरली डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं। सेंट्रल एटम जो जनरली होते हैं डी ब्लॉक के मेटल्स। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक मेटल्स सेंट्रल एटम की तरह काम कर सकते हैं। एस ब्लॉक के जो मेटल है स्मॉलर साइज के, वो भी सेंट्रल एटम की तरह काम कर सकते हैं। समझे? स्मॉल साइज, स्मॉल साइज एस ब्लॉक मेटल्स, जैसे लिथियम, सोडियम, बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम 2+। समझे? ये जो स्मॉल साइज के एस ब्लॉक के मेटल हैं, ये भी क्या कर सकते हैं? सेंट्रल एटम की तरह काम कर सकते हैं। कुछ नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल्स ऑफ स्मॉल साइज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर छोटे साइज के हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनका कम है, तो कुछ नॉन मेटल्स भी सेंट्रल एटम की तरह काम कर सकता है। जैसे बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ब्रोमीन हो गया। ऐसे बहुत सारे नॉन मेटल है जो सेंट्रल एटम की तरह काम कर सकते हैं। कुछ मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स भी सेंट्रल एटम की तरह काम कर सकता है। समझे? तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला कि सेंट्रल एटम, डी ब्लॉक के मेटल जो होते हैं मोस्टली यही मिलेंगे अपने को। लेकिन एस ब्लॉक के जो स्मॉल साइज मेटल है, वो भी सेंट्रल एटम की तरह काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन मेटल है या फिर मेटलॉइड है, ये भी सेंट्रल एटम की तरह काम कर सकता है। समझे? तो सेंट्रल एटम में मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, और मेटलॉइड भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? इन सब के पास होना चाहिए वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट, देखो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, डी की जरूरत नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, मस्ट। इन सब के पास नेसेसरी कंडीशन क्या है? कि वैकेंट डी ऑर्बिटल हो या एस ऑर्बिटल हो, पी हो, कुछ भी हो, लेकिन इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। समझे? और डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं, इनके पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल भर भर के होता है। तो यहाँ से डी ब्लॉक के जो सेंट्रल एटम, जो डी ब्लॉक के मेटल होंगे, सेंट्रल एटम की तरह काम कर सकते हैं, मोस्टली करते भी हैं। तो रीजन क्या है? तो रीजन दे सकते हैं हम लोग, ड्यू टू, लिख सकते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो यही रीजन है जिसके वजह से डी ब्लॉक के जो मेटल होते हैं सेंट्रल एटम की तरह काम करते हैं। देखो, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के वजह से ये जो सेंट्रल एटम है, अगर इसको हम एम से रिप्रेजेंट करें, तो देखो इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। समझे? वैकेंट ऑर्बिटल होगा। और जो लिगेंड आगे हम लोग समझेंगे,
तो लिगेंड के पास होता है लोन पेयर। लिगेंड के पास क्या रहेगा, लोन पेयर या फिर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सीखेंगे हम लोग। तो लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा वैकेंट ऑर्बिटल में। समझे क्या, लोन पेयर अपना डोनेट करेगा वैकेंट ऑर्बिटल में। तो जो सेंट्रल एटम है यहाँ पे लोन पेयर एक्सेप्टर है, लोन पेयर एक्सेप्टर। और हम लोग जानते हैं जो भी लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको बोलते हैं लुईस एसिड। क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। समझ गए क्या। तो सेंट्रल एटम जो होगा, सेंट्रल एटम वो हमेशा कैसा काम करेगा, लुईस एसिड की तरह। सेंट्रल एटम एक एज एक एज लुईस एसिड। समझ गए। अब देखो, सेंट्रल एटम से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है। कोई भी सेंट्रल एटम है, मान लो इसका सिंबल हमने दे दिया एम। अब सेंट्रल एटम कितना बॉन्ड बनाएगा, कैसा बॉन्ड बना रहा है, देखो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लोन पेयर डोनेट किया है लिगेंड ने और सेंट्रल एटम ने एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना और ये सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए कैसा बॉन्ड होगा, सिग्मा। तो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, समझे क्या। तो सेंट्रल एटम कितना सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर हम हेडिंग लिखिए, एक टर्म टर्म है जिसको अपने को समझना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। समझे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिग्मा कोऑर्डिनेट सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जो है वो कितना सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया है विथ लिगेंड। लिगेंड के साथ कितना सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया है। मान लो अगर हम ऐसा लिखते हैं, एक कॉम्प्लेक्स है एनआई और 4 लिगेंड है जो कि सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे निकल ने कितना सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया है, निकल को देखेंगे ऐसा लिखा है। तो सेंट्रल एटम जो है सी ए, इसको बोलेंगे सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कितना बॉन्ड फॉर्म किया है, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से बनेगा 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सेंट्रल एटम का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एटम। समझ गए क्या। अगर एक कॉम्प्लेक्स ऐसे लिखा है, मान लो एफ ई, इस टाइप से, सी एन सी एन सी एन, ये सी एन लिगेंड है, आगे सीखेंगे पूरा डिटेल से इसके बारे में। ऐसे मान लो यहाँ पे लिखा है 4 माइनस। तो यहाँ पे बोलो, जो सेंट्रल एटम है आयरन, सेंट्रल एटम जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इस सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर सी एन, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर का सिंबल है सी एन। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। समझे। एक बहुत ही छोटा सा प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना कि सेंट्रल एटम ने कितना सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया है विथ लिगेंड, उसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं लिगेंड क्या होता है। लिगेंड, तो यहाँ पे देखो, लिगेंड जो है कोई भी कैटायनिक, कोई भी कैटायनिक, एनायनिक या फिर न्यूट्रल स्पेसिस,
न्यूट्रल स्पेसीज, कोई भी स्पेसीज हो, कैटायनिक हो, एनायनिक हो, या फिर न्यूट्रल स्पेसीज हो, समझ गए। विच कैन डोनेट, विच कैन डोनेट लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू सेंट्रल एटम, समझ गए। कोई भी कैटायनिक, एनायनिक या न्यूट्रल स्पेसीज हो जो लोन पेयर डोनेट करे या फिर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करे, समझ गए, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी डोनेट करे टू सेंट्रल एटम, तो उसको बोल देंगे लिगेंड, समझ गए। अब देखो, जो लिगेंड लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनर जो होगा, उसको क्या बोलते हैं, लुइस बेस, लुइस बेस, समझ गए। तो लिगेंड में देखेंगे लोन पेयर डोनर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर भी है, तो लिगेंड एक बहुत बड़ा सेट हो गया, उसके अंदर है लुइस बेस। अगर हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिगेंड का सेट है, ये पूरा लिगेंड है, समझे, लिगेंड। तो इस लिगेंड में देखो, कुछ ऐसे हैं, मान लो एक कौन से है, लोन पेयर डोनर, ये लोन पेयर डोनर है, और कुछ पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, कुछ लिगेंड पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डोनेट करते हैं, ग्रीन कलर से लिख दे रहा हूँ, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने वाले हैं। तो देखो, इन सबको तो हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड, ये सब क्या है, लिगेंड है। अब इस लिगेंड के अंदर देखेंगे तो लोन पेयर डोनर भी आ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर भी आ रहा है। तो जो लोन पेयर डोनर होता है, इसको हम स्पेशली क्या बोलते हैं, लोन पेयर डोनर वाले को हम लोग बोलते हैं लुइस, लुइस बेस, समझे। तो जितने भी लुइस बेस हैं, ऑल लुइस बेस, ऑल लुइस बेस, जितने भी लुइस बेस होंगे, सबके सब क्या होंगे, लिगेंड, आर लिगेंड, समझ गए। जितने भी लुइस बेस हैं, सभी के सभी क्या है, लिगेंड। बट, बट ऑल लिगेंड्स, देखो, ऑल लिगेंड्स आर नॉट लुइस बेस, सभी लिगेंड लुइस बेस नहीं होंगे। ग्रीन कलर वाला देख लो, ग्रीन कलर वाले लिगेंड जो हैं, समझे, जो लिगेंड यहाँ पे ग्रीन कलर से बने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये तो लोन पेयर डोनर है नहीं, इनको लिगेंड बोल सकते हैं लेकिन लुइस बेस नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए क्या लिखेंगे, ऑल लिगेंड्स आर नॉट लुइस बेस, समझे। अब जो लिगेंड है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं या फिर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकते हैं। तो लिगेंड कितना लोन पेयर डोनेट करेगा, इसके बेसिस पे लिगेंड का एक प्रॉपर्टी डिफाइन होता है, जिसको बोलते हैं डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी क्या होता है, डेंटिसिटी, समझे, कोई भी लिगेंड कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है टू द सेंट्रल एटम, उसी को बोलते हैं डेंटिसिटी। नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय ए लिगेंड टू सेंट्रल एटम, यहाँ पे ध्यान देना, एक ही लिगेंड की बात करेंगे, डेंटिसिटी बताना होगा तो सिर्फ एक लिगेंड की बात करेंगे, बाय ए लिगेंड, एक लिगेंड ने कितना लोन पेयर डोनेट किया है, समझे। या फिर ऐसे बोल दो, कितना सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया है एक लिगेंड ने, समझ गए। नंबर ऑफ, इसकी जगह पे लिख सकते थे सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म,
नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म number of sigma coordinate bond formed by a ligand with central atom। तो देखो जितना लोन पेयर डोनेट करेगा उतना सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो दोनों वर्ड को यूज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय ए लिगेंड टू सेंट्रल एटम इज कॉल्ड डेंसिटी, या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय ए लिगेंड टू सेंट्रल एटम। तो डेंसिटी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो कोई लिगेंड ऐसा होगा जो एक लोन पेयर डोनेट करेगा, एक सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसको बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। तो डेंसिटी कई टाइप का हो सकता है, समझे, जिसमें एक आएगा मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड, या फिर इसी को बोलते हैं यूनिडेंटेड, यूनिडेंटेड लिगेंड, समझे। तो मोनोडेंटेड लिगेंड या यूनिडेंटेड लिगेंड क्या करेंगे, एक लोन पेयर डोनेट करेंगे, समझ गए। दूसरा हो जाएगा बाइडेंटेड, बाइडेंटेड, या फिर डाइडेंटेड, डाइडेंटेड लिगेंड। ये क्या करेंगे, टू लोन पेयर डोनेट करेंगे, टू लोन पेयर डोनेट करेंगे। ट्राइडेंटेड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, या फिर ट्राई को टर भी बोलते हैं कई बार, टर डेंटेड लिगेंड, टर डेंटेड लिगेंड। टर डेंटेड लिगेंड क्या करेंगे, तीन लोन पेयर डोनेट करेंगे, समझे। ऐसे ही टेट्रा डेंटेड, टेट्रा डेंटेड लिगेंड। तो टेट्रा डेंटेड नाम से क्लियर है, चार लोन पेयर डोनेट करेगा, अकेले लिगेंड चार चार लोन पेयर डोनेट कर देगा। अब देखो पेंटा डेंटेड लिगेंड, पेंटा डेंटेड लिगेंड कुछ होंगे। तो पेंटाडेंटेड लिगेंड क्या करेगा, पांच लोन पेयर डोनेट करेगा अकेले, पांच सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही हेक्सा डेंटेड लिगेंड, हेक्सा डेंटेड, हेक्सा डेंटेड लिगेंड। तो हेक्सा डेंटेड लिगेंड क्या करेगा, अकेले छह छह सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं लिगेंड कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, उसके बेसिस पे नाम भी इसका रख सकते हैं। अगर दो लोन पेयर डोनेट करेगा तो बोल देंगे बाई डेंटेड लिगेंड है, छह लोन पेयर डोनेट करेगा तो बोल देंगे हेक्सा डेंटेड लिगेंड है, समझे। तो ये रहा डेंटिसिटी क्या होता है, समझे। अब अगर अपने को लिगेंड को क्लासिफाई करना हो, मतलब लिगेंड को देखना हो कितने टाइप के लिगेंड हो सकते हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं चार्ज के बेसिस पे और कर सकते हैं डेंसिटी के बेसिस पे। तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी। तो फर्स्ट क्या होगा, मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड। तो मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, तो मोनोडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड को बोलेंगे जो एक लोन पेयर डोनेट करे, समझे। इसका एग्जाम्पल अपने को याद रखना पड़ेगा, कितना एग्जाम्पल हो सकता है, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, पूरा एकदम अपने को याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो CN-, इसका नाम भी लिख दूंगा, याद कर लेना जिसको नहीं पता है। इसको बोलते हैं साइनाइड। इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो C, ट्रिपल बॉन्ड C, नाइट्रोजन पे है लोन पेयर,
कार्बन के पास भी एक लोन पेयर है और ये निगेटिव चार्ज कार्बन पे होता है, समझे। स्ट्रक्चर ऐसा होगा साइनाइड का। तो इसमें डोनर एटम देखो, कार्बन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो डोनर एटम कार्बन भी हो सकता है और डोनर एटम नाइट्रोजन भी हो सकता है। इसमें दो दो डोनर एटम है, समझ गए। तो दो दो डोनर एटम है, लेकिन एक ही कोई डोनर एटम अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। ऐसे लिगेंड को बाद में हम लोग सीखेंगे कि एम्बीडेंटेड लिगेंड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, समझे। आगे देखेंगे ऐसे लिगेंड को एम्बीडेंटेड बोलेंगे। है तो मोनोडेंटेड, एक टाइम पे एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा, या तो कार्बन डोनेट करेगा या फिर नाइट्रोजन डोनेट करेगा, समझे। अगर कार्बन डोनेट किया तो साइनाइड बोलेंगे, अगर नाइट्रोजन डोनेट करता तो लिखते हैं एनसी माइनस, समझे। इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, इसका नाम है आइसोसाइनाइड। इसके बाद देखो सीओ है, इसको बोलते हैं, इसका इसका नाम जो लिखेंगे ना कार्बोनाइल बोलेंगे। आईपीएससी नाम में इसको लिखेंगे कार्बोनाइल, समझ गया, या कार्बोनिल बोल सीओ। नाइट्रोजन जिसमें डोनर एटम होगा, ये अमोनिया है, इसका तो नाम सभी लोग जानते होंगे NH3। एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसको बोलते हैं अमाइड। डोनर एटम यहाँ पे देखो दो दो लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे यहाँ दो दो लोन पेयर आ गया है। NH2 माइनस, यहाँ पे देखेंगे तीन तीन लोन पेयर आ गया है, इसको बोलते हैं इमाइड। NO3 माइनस, एयर नाइट्रेट। NO2 माइनस, तो NO2 माइनस में यहाँ पे देखेंगे डोनर एटम देखो नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज लग गया, यहाँ पे लोन पेयर है, समझे। NO2 का स्ट्रक्चर ऐसे है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे तीन तीन लोन पेयर है और यहाँ दो लोन पेयर है। तो देखो नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, और यहाँ पे देखो रेजोनेंस भी हो रहा है, इसमें देखेंगे तो ये देखो डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे माइनस है, तो ये लोन पेयर क्या होगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका एक और स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं, एन, यहाँ पे आ जाएगा O माइनस और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब देखो ये तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर एस, जो इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक नेगेटिव चार्ज दो जगह डिवाइडेड हो गया है तो माइनस हाफ चार्ज आएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर हल्का सा यहाँ पर भी आएगा और डबल बॉन्ड कैरेक्टर इधर भी आएगा, समझे। तो यहाँ पे डोनर एटम नाइट्रोजन भी हो सकता है और दोनों ऑक्सीजन में से कोई एक ऑक्सीजन भी हो सकता है। यहाँ पर भी डोनर एटम क्या है, दो दो है, तो ये भी एम्बीडेंटेड लिगेंड के कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन कोई एक ही डोनेट करेगा एक समय पे, या तो नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, समझे। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है नाइट, इसको देखो अगर नाइट्रोजन डोनर एटम है तो इसको बोल सकते हैं नाइट्रो, क्या बोल सकते हैं, नाइट्रो। या फिर इसका नाम लिख सकते हैं नाइट्राइटो, नाइट्राइटो ओ,
IUPAC नेमिंग जब लिखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, IUPAC नेमिंग, तो ई हटा के क्या लगा देते हैं, जो ई होता है लास्ट में आता है, ई हटा के ओ लगा देते हैं। तो नाइट्राइट, इसका नाम क्या था, नाइट्राइट। यहाँ पे था, ई था, देखो, नाइट्राइट। तो ई हटा के हम लोग क्या करेंगे, ओ लगा देंगे। और डोनर एटम कौन है, एन, तो नाइट्राइट और एन लिख देंगे। अगर इसमें ऑक्सीजन डोनर एटम होता, ONO माइनस, तो ऑक्सीजन डोनर एटम है, तो IUPAC नेमिंग जब इसका लिखते हैं तो इसको लिखते हैं नाइट्राइटो ओ, तो पता चल जाएगा डोनर एटम कौन है। समझे। और भी एग्जांपल है मोनोडेंटेड लिगेंड में, OH माइनस, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। समझे। O पे -2 होगा तो क्या बोलेंगे, ऑक्साइड, ऑक्साइड। IUPAC नेम लिखेंगे तो ई हटा के वो लगा देते हैं, समझे। आगे सीखेंगे ऐसा। हाइड्रोक्साइड हो गया, O2 पे 2 इसको बोलते हैं परऑक्साइड। सब मोनोडेंटेड लिगेंड है ऐसा, परऑक्साइड। O2 पे -1 होगा तो इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड। H2O, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर डोनेट कर सकता है ये भी। इसका IUPAC में नेमिंग जो लिखेंगे ना, एक्वा लिखेंगे, AQUA, या फिर AQUO, एक्वा या एक्को लिखेंगे IUPAC नेमिंग करते समय। समझे। तो ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड है। ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ऐसे जितने भी हैलाइड हैं, जैसे F-, Cl-, Br-, I-, सबके सब एक लोन पेयर डोनेट करेंगे। एक एटम से मैक्सिमम एक लोन पेयर डोनेट किया जा सकता है। यहाँ पे देखो F- के पास कितने लोन पेयर हैं, चार चार लोन पेयर है। यहाँ पे चार लोन पेयर है। ऐसे ही इनके लिए सिंबल क्या यूज करते हैं हम लोग, इनके लिए सिंबल X यूज करते हैं, X-। तो X- के पास देखोगे चार 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 लोन पेयर है, लेकिन डोनेट कोई एक ही लोन पेयर करेगा। समझे, चारों में से कोई एक लोन पेयर डोनेट करेगा, चारों लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा। तो ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा OCN-, इसका नाम देखो, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम फ्लोरीन नहीं बोलना है, फ्लोराइड होगा, फ्लोराइड। इसका नाम क्लोराइड, इसका नाम ब्रोमाइड, आयोडाइड। इसको क्या बोलेंगे, हैलाइड, इसको बोलेंगे हैलाइड। जो सिंबल है उसको हैलाइड बोलते हैं। OCN-, OCN- का नाम है साइनेट, इसका नाम है साइनेट। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, OC ट्रिपल बॉन्ड N, OC ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन के पास तीन तीन लोन पेयर हैं। समझे। तो यहाँ पर भी डोनर एटम कौन हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है, दो दो डोनर एटम है। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड ये भी बनने वाला है। खैर, एक मॉलिक्यूल में देखेंगे तो एक बार में कोई एक ही डोनर एटम अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो इसका नाम है साइनेट। अगर ऑक्सीजन डोनर एटम होगा तो क्या लिखेंगे, साइनेटो ओ। और नाइट्रोजन डोनर एटम हुआ तो इसका IUPAC नेम लिखेंगे साइनेटो N। वो आगे सीखेंगे। चलो, ऑक्सीजन की जगह पे अगर सल्फर लगा देते हैं, ऑक्सीजन की जगह पे हमने क्या लगा दिया, अगर मान लो सल्फर लगा दिया, तो SCN- बनेगा। इसका भी स्ट्रक्चर सेम दिखेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, N पे लोन पेयर,
और सल्फर पे 3 लोन पेयर यहाँ दिख रहे हैं। तो इसका नाम है थायोसाइनेट। थायोसाइनेट। HCl- का स्ट्रक्चर पता होगा तो हम बता सकते हैं कि सल्फर भी डोनर एटम की तरह काम कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनर एटम की तरह काम कर सकता है। समझे? तो ऐसे हम याद रखेंगे, जिसमें दो दो डोनर साइट होंगे उनको एम्बिडेंटेड बोलते हैं, लास्ट में लिखेंगे इसे। लेकिन एक टाइम पे कोई एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा। समझे? H-, इसका नाम क्या है? हाइड्राइड। हाइड्राइड। तो ऐसे हमने जितना भी एग्जांपल देखा है अभी तक, ये सारे लिगेंड कैसे हैं? मोनोडेंटेट के कैटेगरी में आते हैं। एक टाइम पे एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जैसे HCl- है, इसमें तीन तीन, जब इतना लोन पेयर डोनर है दो दो, मान लो यहाँ पे सेंट्रल एटम है, इस टाइप से मॉलिक्यूल है, तो जब दो दो डोनर साइट है तो क्यों नहीं एक ओर से नाइट्रोजन डोनेट कर दिया और एक ओर से सल्फर? दो दो डोनर एटम है तो ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। रीजन क्या है? रीजन क्या है? यहाँ पे देखो, ए वाला स्ट्रक्चर है लीनियर, रेजोनेंस होगा यहाँ पे देखो, यहाँ से सल्फर से वापस लोन पेयर इधर बॉन्ड पेयर में जाएगा और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में जाएगा, तो रेजोनेंस होगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है। HCl कैसा है? लीनियर स्ट्रक्चर है, पूरा लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर है। अब यहाँ से अगर लोन पेयर डोनेट करेगा तो अपने को ट्रायंगुलर शेप का एक स्ट्रक्चर बनेगा इस टाइप से। समझे? यहाँ पे डोनर एटम कौन है? सल्फर। यहाँ पे डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। और बीच में है कार्बन। इस टाइप से अपने को 3 मेंबर रिंग मिलेगा। 3 मेंबर रिंग। और 3 मेंबर रिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं बनता है। समझ गया? अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल। तो इतना अनस्टेबल है कि ये फॉर्म ही नहीं होता है। इसीलिए या तो सल्फर डोनेट करेगा लोन पेयर या फिर नाइट्रोजन, दोनों एक साथ लोन पेयर डोनेट नहीं करते हैं, क्योंकि 3 मेंबर रिंग बनेगा और 3 मेंबर रिंग जल्दी फॉर्म होगा ही नहीं। 4 मेंबर रिंग फॉर्म हो जाता है। 4 मेंबर रिंग फॉर्म हो जाता है, लेकिन सेंट्रल एटम बड़े साइज का होना चाहिए। समझ गए? 4 मेंबर रिंग is only formed with bigger size सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का अगर बड़ा साइज हुआ, समझ गए, या जेड इफेक्टिव एंड हाई जेड इफेक्टिव, एंड हाई जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा हुआ, साइज बड़ा हुआ, तो जाके 4 मेंबर रिंग फॉर्म होता है। 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग इजिली फॉर्म होते हैं। 5 मेंबर एंड 6 मेंबर rings are easily formed। 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग क्या होते हैं? आसानी से बन जाते हैं। और उसमें भी ध्यान रखना, 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 6 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 6 मेंबर रिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मेंबर रिंग इनऑर्गेनिक में बात कर रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हेट्रो एटम आता है, एक डी ब्लॉक का मेटल आता है रिंग में, इसीलिए ऐसा होता है कि 5 मेंबर वाला रिंग ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 6 मेंबर रिंग। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन रिंग जो बनेगा, उसमें 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है, 5 मेंबर रिंग कम स्टेबल होता है। इस बात को ध्यान रखना।
तो यहाँ से समझ गए होगे मोनोडेंटेड लिगेंड कौन कौन से हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाइडेंटेड लिगेंड। तब तक इस मोनोडेंटेड लिगेंड को पूरा एकदम रट के याद करके रखना, ताकि बाइडेंटेड लिगेंड समझने में दिक्कत ना आए, समझे। मोनोडेंटेड लिगेंड अपने को पता होना चाहिए, याद करके रखना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो। थैंक यू।